हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट 3 को। जी हाँ, ये है हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो है वो वीडियोस का लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को देखकर उन सवालों को जो है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट 3 की। पार्ट 1 में हमने आपको 3 सवाल बताए थे और पार्ट 2 में भी आपको 3 सवाल हमने बताए थे। तो 3 और 3 मिलाकर जो है वो इस चैप्टर के 6 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज बचे हुए सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन सभी सवालों को जो है वो आप अच्छे से बढ़िया तरीके से जो है वो आप वीडियोस को देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उसका सलूशन आप तक प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस सीरीज के पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे सवाल में क्या कह रहा है। तो बात की जाए अगर 7वें सवाल की, तो 7वें सवाल में हमसे कह रहा है ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, यानी कि एक हमारे पास बेलन है जिसकी हमको ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर व्यास का बना लेते हैं एक बेलन। तो ये देखिए हम लोगों ने जो है वो एक बेलन बना लिया है। अब ये हमारा बनके तैयार हो गया क्या, बेलन। और इस बेलन की हमको ऊंचाई कितनी दे रखी है, इस बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी क्या, 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर का ऊंचाई का बन गया एक बेलन और जिसका हमें व्यास कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि अगर हमें बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। तो हम 20 का आधा कर लेते हैं, 20 का आधा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलन जो है उस बेलन की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये तो हमने बना लिया अपना एक बेलन। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी कि ये जो बेलन है, जो बेलन की ऊंचाई है उसी ऊंचाई का और जो बेलन की व्यास है हमारा उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया जाता है। यानी कि जो शंकु इसमें से काटा जाता है उसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, बेलन की ऊंचाई के बराबर है और उसका व्यास जो है वो क्या है, बेलन के व्यास के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई आपस में बराबर बराबर है और बेलन का व्यास और शंकु का व्यास भी जो है वो आपस में क्या है, बराबर बराबर है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने अपने सवाल को पढ़कर अपना फिगर तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि फिगर को देखकर जो है वो अपनी जो जो वैल्यूएं हमें दे रखी हैं सवाल में उनको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए बेलन को नोट करते हैं। बेलन h बराबर कितना हमें दे रखा है, 24 सेंटीमीटर और r बराबर हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आ जाते हैं शंकु पर। शंकु के लिए h बराबर 24 सेंटीमीटर और r बराबर 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर बराबर है और बेलन का व्यास और शंकु का व्यास भी जो है वो आपस में बराबर, इसीलिए दोनों की वैल्यूएं जो है वो आपस में बराबर बराबर हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए हमसे सवाल में इसने कहा था कि एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इसी ऊंचाई और इसी व्यास का काटा गया है तो बेलन की जितनी ऊंचाई होगी उतनी ऊंचाई का शंकु की ऊंचाई कर देंगे और जितना हमारा बेलन की व्यास है उतना ही हम क्या करेंगे, शंकु का व्यास कर लेंगे। तो इसीलिए जो है वो बेलन की और शंकु की दोनों की वैल्यूएं जो है वो हो गई हमारी क्या, बराबर बराबर। फिर आगे सवाल में क्या है, तब शेष बचे ठोस का आयतन। यानी कि अब इसको जब हमने काट कर इसमें से शंकु को निकाल लिया है तो जो बचा हुआ पार्ट हमारा है उस पार्ट का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है आयतन और फिर उसके बाद उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बात की बात है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, इस बचे हुए भाग का आयतन, यानी कि जो बेलन में से शंकु को काटकर निकालने के बाद जो हमारा बचा हुआ पार्ट होगा, उस बचे हुए पार्ट का हम निकाल लेते हैं क्या, आयतन। तो हमको बचे हुए पार्ट का आयतन निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, बचे हुए, देखिए बचा हुआ जो पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो जब हमें कम वैल्यू निकालनी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और जब हमें ज़्यादा वैल्यू निकालनी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। क्योंकि किसी चीज़ में से अगर कोई चीज़ काट कर निकाल ली जाती है तो वो चीज़ क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब कोई चीज़ कम हो रही होती है तो उसको निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस, यानी कि घटा देते हैं, क्योंकि उसमें से वो चीज़ क्या हुई, निकल के बाहर चली गई है। तो उतना पार्ट जो है वो उसमें से क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, यानी कि माइनस हो गया होगा। तो हम उसका आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में कर देते हैं माइनस, दोनों को माइनस कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं शेष बचे भाग का आयतन बराबर। तो हम यहां पर क्या नोट करते हैं, शेष भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेलन में से शंकु को काट कर निकाला गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का आयतन, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस शंकु का आयतन। क्योंकि बेलन में से शंकु को निकाला गया है तो इसीलिए पहले बेलन में से शंकु को क्या करेंगे, माइनस। अगर शंकु में से बेलन काट कर निकाला जाता है तो शंकु को पहले लिखते और बेलन को बाद में। ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि जिस चीज में से जो चीज निकाली जा रही है तो उस चीज को हम पहले लिखेंगे, और जो चीज निकाली जा रही है उस चीज को हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो बेलन में से शंकु को काट कर निकाला जा रहा है तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब सबकी जगह पे सबके रख देते हैं सूत्र, बेलन की जगह पर बेलन का सूत्र रख देते हैं और शंकु की जगह पे शंकु का सूत्र रख लेते हैं। तो बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, तो शंकु के आयतन की जगह पे शंकु के आयतन का सूत्र रख लेते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर से देखिए पाई आर स्क्वायर एच यहां पर भी लिखा है और पाई आर स्क्वायर एच लिखा है यहां पर भी। तो हम ऐसा करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच को निकाल लेते हैं बाहर, पाई आर स्क्वायर एच ये हमने निकाल लिया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस 1/3, ये आ गया हमारे पास में। इस तरीके से जो हम लगाएंगे ना तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी हो जाएगी आसान, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले सवालों में अगर कोई चीज फंसती है तो वो फंसती है हमारी कैलकुलेशन। तो हमें हमेशा जो है वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्यों, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि जब हम बोर्ड परीक्षा में जो है वो सवालों को सॉल्व करेंगे तो जब हमारी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो हमारे सवाल गलत होने के चांसेस भी जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब हम बहुत लेंथी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो है वो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा। और दूसरा नुकसान ये होता है कि वो हमारा टाइम बहुत खर्च करता है, और जब हमारा टाइम भी ज़्यादा खर्च हो जाता है और कैलकुलेशन लेंथी होने की वजह से सवाल में भी हम कंफर्मेशन नहीं ले पाते हैं कि सवाल सही है कि गलत होगा, तो इससे हमारा हो जाता है नुकसान। तो इसीलिए हमेशा सवालों को हल करने के लिए वो टेक्निक लगाइए कि जिससे सवाल जो है वो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन के साथ लग जाए। तो चलिए अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 3 की 1 से गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। और यहाँ पर पाई की जगह पे पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 10, तो 10 गुणे ये हो गया हमारे पास 10 गुणे एच, एच का मान कितना है 24 गुणे 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा दिया, कितना आ गया 2/3। यहां तक हमारा आंसर आ गया। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर से देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आपस में क्या है कैंसिल हो सकती हैं। तो बात की जाए अगर कैंसिल करने की, तो कैंसिल करने के लिए 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 अट्ठे 24। अब क्या 7 से कोई गिनती कैंसिल होगी, नहीं, 7 से कोई गिनती हमारी कैंसिल होने वाली नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, अब जो कुछ बचा है गिनतियां उन सभी की कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद उसको हम कर देंगे 7 से डिवाइड।
तो चलिए हम सबके सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 की 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 की जब हम 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1600। तो हमारे पास कितना आ गया, 1600 गुणे 22/7। यहां तक हमारी बात समझ में आ गई। अब हम 1600 की करते हैं 22 से गुणा, और फिर उसके बाद कर देंगे 7 से डिवाइड। तो चलिए अब हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1600 की कर देते हैं 22 से गुणा। तो 1600 की 22 से गुणा करने पर आ जाएगा 35,200/7। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो 7 से इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए 7 बचे 35, अब बचा कितना, 2। क्या 7 के बारे में 2 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पर बना लेंगे 0। अब हम एक गिनती और एक्स्ट्रा ले लेंगे, अब हो जाएगा हमारे पास कितना, 20। तो 7 दूनी 14। अब कितना बचा हमारे पास, 20 में से 14 चले गए, बचा कितना, 6। 6 को 0 के साथ मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो हम कितना लेते हैं, 7 अट्ठे 56। 7 अट्ठे 56 ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4। अब हम 4 आता नहीं है 7 के पारे में, तो दशमलव लगाएंगे और बढ़ा लेते हैं 0। 4 में हम 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो 7 बच्चे 35। 40 में से 35 को हम घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, 5। और अब हम क्या करते हैं, 5 में जब 0 को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, 50। 7 सत्ते 49। तो हम दशमलव के बाद जो है वो 2 ही गिनतियों तक की जो है वो अपनी वैल्यू को हम निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारा आयतन जो है वो कितना आ गया, 5028.57 सेंटीमीटर में आएगा कि मीटर में। देखिए हमारी वैल्यू किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो इसीलिए हमारा आयतन जो है वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। हमेशा आयतन जो है वो हमारे किस में आता है, क्यूब में ही लिखा जाता है। तो चलिए इस तरीके से तो देखिए हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, अपना आयतन जो है वो ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ और निकालते हैं इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हमसे इसमें कह रहा है कि इसका निकालना है हमें क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बात की जाए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, यानी कि अब हमको चाहिए होगा शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, यहाँ पर से तो हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई शंकु की बचा है, क्योंकि ये जो h है ये है हमारी शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई किसे कहते हैं, ये जो सीधी रेखा होती है, ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है शंकु की, ये होती है h, और ये जो तिरछी रेखा होती है इसको हम पढ़ते हैं l। तो अब हमको जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। तो अब हमको चाहिए होगा l। तो हम शंकु के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं, सूत्र रखने से पहले इसमें हम निकाल लेते हैं शंकु के लिए l का मान। तो l का मान कैसे निकलेगा, देखिए हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है इस चैप्टर में, l बराबर होता है अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि l बराबर अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 24 की जगह पे 24 का स्क्वायर कर देते हैं और 10 की जगह पर कर देते हैं 10 का स्क्वायर, और फिर दोनों को जोड़कर हम निकाल लेते हैं इसको रूट से बाहर। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी हो जाएगी क्या, l का मान। तो 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 676। और 676 जो है, 676 किसका वर्ग होता है, 26 का स्क्वायर होता है। तो 676 की जगह पर हम लिख देंगे 26 गुणे 26। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 676। 676 किसका होता है, 26 का, 26 गुणे 26। तो यहाँ पर 2 बार 26 हो जाएंगे तो एक जोड़ा हमारा 26 से निकल आएगा बाहर। तो ये आ गया हमारे पास l बराबर 26 सेंटीमीटर। अब हमें l का मान पता चल गया है। अब हम जो है वो इस ठोस का निकाल लेते हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर निकालते हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ऐसे लिख लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर आ जाएगा बेलन
का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए बेलन और शंकु का तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया। देखिए जब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा तो ये पूरा हो गया हमारा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा तो ये पूरा हिस्सा आ गया हमारा। लेकिन अभी हमारा एक ऐसा पार्ट है जो बच गया है, कौन सा? ये वाला, ये ऊपर जो सर्कल बन रहा है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला भी हिस्सा जो है वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, ये सर्कल है हमारा, वृत्त के आकार का है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको हम लिख सकते हैं बेलन के ऊपरी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर बेलन के ऊपरी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम सबकी जगह पर सबके रख देते हैं मान। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h। फिर उसके बाद अब हम लिख देते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl प्लस बेलन के ऊपरी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो अब हमने क्या किया, तीनों चीजों को आपस में जोड़ दिया, यानी कि जो कुछ था हमारा फिगर के अंदर वो सारी चीजों को हमने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। शंकु को लिया तो हमारा क्योंकि जब हम शंकु को लेंगे तो हमारा नीचे वाला जो ये सर्कल है ये शंकु में हो गया क्या, ऐड। तो शंकु के साथ ये नीचे वाला सर्कल चला गया, बेलन के साथ ये पूरा पार्ट चला गया, बच क्या गया था हमारे पास, ये ऊपरी भाग। तो हमने ऊपरी भाग को अलग से ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर से हमारे पास πr और πr, ये πr जो है वो हमारा तीन जगह पर लिखा है, तो πr को हम निकाल लेते हैं क्या, कॉमन। तो यहाँ पर से πr को हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पर से 2h बच गया, यहाँ पर से l बचा और यहाँ पर से बच गया कितना, r। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2h प्लस l प्लस r। अब हम सबके चढ़ा देते हैं यहाँ पर क्या, मान। तो पाई की जगह पे पाई का मान हमने रख दिया 22/7 गुणे r। r का मान हमारा कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। फिर ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे h यानी कि 24 गुणे 2, तो 2 गुणे 24 प्लस l का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 26 प्लस r का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब चलिए इन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं पहले। तो इन सभी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 22/7 गुणे 10 गुणे 24 की 2 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। 26 और 10 कितने हो गए, 36। 48 और 36 को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुणे 10 गुणे 48 और 36। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 के 4 हासिल लगा, 1 4 3 7 और 1 हासिल 8। तो हमारे पास आ गया कितना, 84। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 7 से कोई गिनती इसमें से कटने वाली है। तो 7 से इसको हम देते हैं काट, 7 से इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो हमारे पास कितना आ गया, 22 गुणे 10 गुणे 12। तो 12 की हम 10 से कर देते हैं गुणा, तो कितना आ गया, 22 गुणे 12 दशामन 120। अब 22 और 120 की हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो हो जाएगा हमारा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम 22 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 22 0 0, 22 दूनी 44, 44 के 4 हासिल लग गए 4, 22 एकम 22, 22 और 4 कितने हो गए, 26। तो हमारा आंसर आ गया 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है वो बहुत ही आसानी के साथ अपने इस सवाल का जो है वो सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। ये सवाल हमारा जो है बोर्ड परीक्षा में कम से कम 6 नंबर का पूछा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे उसमें क्या कह रहा है। तो बात की जाए अगर अपने अगले सवाल की, तो हमसे अगले सवाल में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? देखिए हम जानते हैं कि शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो एल बराबर हमको कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे क्या करा? इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो शंकु है उस शंकु की हमको तिरछी ऊंचाई L बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे कह रहा है कि इस शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें r का मान निकाल कर लाना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग r का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इस सवाल में सिर्फ हम लोग एक चीज जानते हैं। वो क्या जानते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। क्योंकि हमें मालूम है शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r ब्रैकेट के अंदर L प्लस r। तो हम इसी सूत्र का इसमें क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे इसका सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है सूत्र? पाई r ब्रैकेट के अंदर L प्लस r और ये बराबर में जो दे रखा है 90 पाई, ये जैसा था वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब हम करते क्या है? इस पाई से इस पाई को देते हैं काट, ये दोनों पाई और पाई हो गए कैंसल। अब L का जो हमें मान दे रखा था L की जगह पर रख देते हैं L का मान। तो हमारे पास आ गया R ब्रैकेट में 13 प्लस R। L की जगह पर हमने क्या किया? L का मान रख दिया बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 90। अब यहां से हम खोल देते हैं ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना जाएगा? 13R प्लस R की R से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? R की घात 2 बराबर 90। अब हम इन गिनतियों को जरा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि पहले स्क्वायर वाली गिनती लिख लेते हैं, फिर R वाली गिनती लिखते हैं और फिर 90 को लिखते हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया? यहाँ पर R स्क्वायर ले लिया, फिर उसके बाद लिख लेते हैं प्लस के 13R, फिर उसके बाद ये जो प्लस का 90 है इसको उठाकर ले आते हैं बराबर के इस साइड पर। तो ये प्लस का था, इधर आकर कितना हो गया? माइनस का। और ये बराबर में अब कोई गिनती नहीं बची तो वहां पे क्या लिख देंगे? 0। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा एक बनके तैयार हो गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं और हल करके हम मान निकाल लेते हैं किसका? R का। तो हमें पता चल जाएगा कि आधार की त्रिज्या हमारी कितनी है। तो 90 की हम ऐसे टुकड़े करते हैं कि 13 आ जाए। तो 90 के ऐसे टुकड़े क्या किए जा सकते हैं कि 13 जाए? 18 पंचे 90। 18 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आ गया R स्क्वायर प्लस 18R माइनस 5R और माइनस 90 बराबर 0। यानी कि जो 13R था इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? 18R माइनस 5R, क्योंकि हमें मालूम है कि 18 में से 5 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और 18 और 5 के अगर गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 90। यानी कि हम ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर बीच वाली गिनती आ जानी चाहिए और जिनकी मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली डिजिट आ जानी चाहिए। तो 18 पंचे 90 भी हो जाएगा और 18 में से 5 घटा देंगे तो 13 भी आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? जब हमारे पास 4 गिनतियां बन गई हैं, देखिए 1 2 3 4, तो जब 4 गिनतियां हमारे पास बन जाती हैं तो हम बना लेते हैं 2-2 के जोड़े, यानी कि पहली 2 गिनतियों का पेयर बना लेते हैं और इसके बाद आखिरी 2 गिनतियों का पेयर बना लेते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो इस पहले पेयर में से हम कॉमन निकाल सकते हैं कितना? R। तो यहां से हमने R कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचा है कितना? R प्लस 18।
फिर यहाँ पर से अगर हमारा कॉमन निकालना चाहे तो यहाँ पर से हम कॉमन निकाल सकते हैं माइनस के 5, क्योंकि देखिए माइनस भी दोनों जगह दे रखा है और 5 के पहाड़े में 90 भी आता है। तो हमने यहाँ से माइनस के 5 बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आ गया r प्लस 18 बराबर 0। तो हमारे पास कितना बन गया, अब इसके गुणनखंड होकर आ गया हमारे पास r प्लस 18 और r माइनस 5 बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं और एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं। तो r प्लस 18 बराबर जब हम 0 रखेंगे तो r बराबर कितना जाएगा, माइनस के 18। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कभी भी जो है वो त्रिज्या हमारी माइनस में नहीं आती, इसलिए ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं r माइनस 5 बराबर 0, यानी कि r बराबर कितना आ गया 5। ये वैल्यू हमारी धनात्मक है, इसीलिए ये हमारी क्या होगी, मान्य हो जाएगी। तो हम लिख देंगे अतः आधार की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर नोट कर देते हैं, आधार की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व करके अपने आधार की त्रिज्या को ज्ञात कर लिया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस सीरीज के आखिरी सवाल की तरफ और उसको समझते हैं। अब उसके बाद जो है वो ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। फिर अब इसके आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मॉडल पेपर। जी हाँ, हम आप लोगों को 6 से 7 मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे और वो सभी के सभी मॉडल पेपर्स जो है वो आप अच्छी तरीके से उनको समझ लीजिएगा और किसी कॉपी पर बढ़िया तरीके से शेयर करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को जो है वो बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कह लिया जाए कि बोर्ड परीक्षा के सभी क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे और आपका का पूरा मैथ का पेपर जो है वो एकदम 100% सही सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप आगे आने वाले मॉडल्स पेपर और जो हमने आपको ये मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज बताई है, इतने सवालों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे अगले सवाल में क्या कह रहा है। तो बात की जाए अगर अपने अगले सवाल की, तो अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक ठोस है हमारा जो किसके आकार का है, शंकु के आकार का। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक शंकु बना लेते हैं। जैसा जैसा हमसे सवाल में कहता जाएगा उसी हिसाब से हम अपने फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया एक शंकु जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है मतलब वो शंकु जो है वो अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। जिस अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसी रेडियस का जो है वो एक अर्धगोला बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है वो उसी रेडियस का एक अर्धगोला बन के तैयार हो गया। अब ये अर्धगोले के ऊपर हमारा एक शंकु रख गया है। फिर आगे सवाल में क्या कह रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ जो है वो क्या है, बराबर। तो चलिए लिख लेते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर किसके हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, दोनों समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में जो है वो हमें क्या करना है, एक अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, देखिए ये हमारी हो गई क्या, त्रिज्या, इसको हम क्या लिखते हैं, r। ये हो गई शंकु की ऊंचाई, इसको हम क्या लिखते हैं, h। ये होती है हमारी शंकु की तिरछी ऊंचाई, इसको हम क्या लिखते हैं, l।
ये हमारी बन गई सारी वैल्यू नोट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ की जगह पे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाते हैं और शंकु के वक्र पृष्ठ की जगह पर हम लगा देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र। तो अर्धगोले की जगह पर हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र रख लेते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr² बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl, क्या होता है, πrl। अब हमको क्या करना है, r और h में हमको निकाल कर लानी है अनुपात। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको अनुपात निकालना है त्रिज्या और ऊंचाई में, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या तो हमें दिखाई पड़ रही है लेकिन ऊंचाई है ही नहीं यहाँ पर हमारी। तो हम ऐसा करते हैं, इस l की जगह पर l का सूत्र लगा लेते हैं। अब l का सूत्र क्या होता है, l बराबर होता है अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। तो हम इस l की जगह पर l का सूत्र लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा h का मान। फिर हम h और r में निकाल लेंगे क्या, अनुपात। तो ये तो 2πr² जैसे थे वैसे ही रहे, बराबर पाई की जगह पे पाई का मान आ गया, r की जगह पर r रहने देते हैं और l की जगह पर लिख देते हैं h² प्लस r²। अब यहाँ पर से जो वैल्यू है हमारी कैंसिल हो सकती हैं, उन्हें कैंसिल कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर से पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ये r और ये r² कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास देखिए कितना बचा, 2r बराबर अंडर रूट के अंदर h² प्लस r²। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। तो वर्ग करने से होगा क्या, वर्ग जब हम कर देंगे तो हमारा जो है ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r²। भाई 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r²। और यहाँ पर से जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा h² प्लस r²। अब इस प्लस के r² को उठाते हैं और बराबर के इधर ले आते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, देखिए 4r² अपनी जगह पे रहा, ये प्लस का r² इधर ट्रांसफर किया तो किसका हो गया, माइनस के r²। बराबर क्या बचा, h²। 4 में से जो है वो 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3r² बराबर h²। अब हमें निकालना है क्या, अनुपात। तो हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, h को उठाकर इधर ले आएंगे और 3 को उठाकर इधर लिए जाते हैं। तो जब h को उठाकर हम इधर ले आएंगे तो h हमारा कहाँ चला जाएगा, r² के बटे में। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, h की जगह पर 1 और बटे में ये गिनती चली गई तो कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर दोनों जगह पर लगे हुए हैं क्या, स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब हम हटा के इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में। यानी कि हमारे पास आ जाएगा r/h बराबर 1/√3। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, r/h बराबर 1/√3। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी के साथ जो है वो इस सवाल को सॉल्व कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज के सभी सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।